हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल स्टोरी ट्यूब पर। दोस्तों, आपको हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब पर मिलेगा दिलचस्प और फैंटेसी नोवेल की कहानियाँ, बुक्स की कहानियाँ और एनिमेशन के एक्सप्लेनेशन भी। इसलिए आप हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है, आप बस एक वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी कहानी को लेकर, जिसका नाम है महारक्षक ध्रुव, जो कि स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल स्टोरी ट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एक काल्पनिक स्टोरी है, तो कृपया इसे रियलिटी से न जोड़े। और ये कहानी बस मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उजड़े हुए मैदान पर अनगिनत स्तब्ध और गंभीर आंखें उस व्यक्ति को देख रही थीं जिसने कागर के माथे से राजदंड हटाया था। इसके बाद छोटू ने अपने चारों ओर एक नजर डाली और मुड़कर जाने लगा। कुछ ही पलों बाद वहां एक हलचल भरी गूंज उठी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और नतीजा ज्यादातर लोगों की उम्मीदों से परे था। शुरुआत से ही शायद ही किसी ने सोचा था कि छोटू कागर को हरा पाएगा। आखिरकार छोटू एक मामूली इंसान था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। दूसरी ओर कागर जानवर युद्ध मैदान का एक जाना माना योद्धा था। उसकी चरम के महाप्राण रैंक की ताकत उसे कई शक्तिशाली योद्धाओं से ऊपर रखती थी। फिर भी अंतिम नतीजे ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। छोटू ने न केवल कागर को हराया बल्कि खूनी अजगर शहर के कई योद्धाओं के सामने एक दबंग धमकी भी दी, और यह धमकी उसका मनचाहा परिणाम देने में सफल रही। तभी किसी ने कहा, ये लड़का, इसे ध्रुव कहते हैं, वाकई एक अद्भुत इंसान है। कई लोग मन ही मन हैरानी में जीभ चटकाने लगे। यह स्पष्ट था कि आज की घटना के बाद छोटू का नाम तेजी से फैलने वाला था, लेकिन कुछ लोग चुपचाप सिर हिला रहे थे। जानवर युद्ध मैदान पहले से ही बेहद खतरनाक था, और छोटू की यह घमंडी हरकत अंततः उसे और बड़ी परेशानियों में डाल सकती थी। इस बार उसका सामना कागर से हुआ। अगली बार उससे भी खतरनाक दुश्मन उसका इंतजार कर सकता है। कामा कुछ योद्धाओं को लेकर गंभीर रूप से घायल कागर के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। उसने छोटू की ओर देखा, जो बिना उनकी परवाह किए वहां से जा रहा था। दांत पिसते हुए उसने कहा, भैया, क्या हम उसे यूं ही जाने देंगे? हमारी संख्या ज्यादा है, चाहे उसके पास कितनी ही तकनीकें हों, हम उसे रोक सकते हैं। कागर की आंखें गहरी और गंभीर थीं, लेकिन उसने अंततः सिर हिलाया और बेहद अनिच्छा से कहा, उस लड़के में कुछ अजीब बात है। भले ही हम अपनी संख्या के दम पर उसे रोकने की कोशिश करें, हमारे खूनी अजगर शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय जो दल हमारी ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं, वे हम पर हमला कर देंगे। तब खूनी अजगर शहर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस पर कामा ने कहा, लेकिन अगर इस घटना की खबर फैली तो हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। इस पर कागर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नाम ज्यादा जरूरी है या हमारा अस्तित्व? उसकी आंखें और सख्त हो गईं और उसने आगे कहा, हम यह कर्ज याद रखेंगे। अगर भविष्य में मौका मिला तो हम इसे चुकाएंगे। कामा ने कागर की बात सुनकर सिर हिलाया। वह जानता था कि कागर फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। अगर वे छोटू से भिड़ते हैं तो खूनी अजगर शहर का कोई भी योद्धा उसे रोकने में सक्षम नहीं होगा। उस स्थिति में उनकी हार तय थी। इसलिए खूनी अजगर शहर को इस हार को चुपचाप सहना पड़ा और उसने अपने साथियों से कहा, चलो वापस चलते हैं। दूसरी ओर छोटू वापस ऊंची ढलान पर पहुंचा। वहां 3 जोड़ी श्रद्धापूर्ण और उत्सुक आंखें उसका इंतजार कर रही थीं। छोटू ने केवल सिर हिलाते हुए हाथ से इशारा किया और कहा, चलो चलते हैं। झिंगी और उसकी 2 साथी आज्ञाकारी होकर सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। छोटू ने कुछ और नहीं कहा। उसने आज का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था और अब यहां रुकने का कोई कारण नहीं था। उसका शरीर तेजी से हिला और वह एक रोशनी की किरण में बदलकर आगे बढ़ गया। झिंगी और उसकी साथियों ने उसका पीछा किया। कुछ ही देर में चारों की टोली वहां मौजूद सभी की आंखों से ओझल हो गई। छोटू के वहां से जाने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया। कई जोड़ी आंखों में खूनी अजगर शहर के समूह के प्रति
सहानुभूति और उपहास था जो उदास मन से वहां से लौट रहे थे। छोटू की यात्रा खूनी अजगर शहर के व्यवधान के बाद काफी सहज रही। हालांकि आगे की यात्रा में उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि उसने जो हलचल मचाई थी वह कितनी गहरी थी। उसका कार्य भले ही जानवर युद्ध मैदान के कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को घमंड भरा लगा हो, लेकिन दैत्य इलाके के लोग लड़ाई के शौकीन थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई स्वयंभू ताकतवर योद्धा छोटू को खोजने में जुट गए ताकि वे उसे दैत्य इलाके के असली योद्धाओं की ताकत का अनुभव करवा सकें। छोटू इस परिणाम को लेकर थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसने जानवर युद्ध मैदान में अपना नाम फैलाने का इरादा किया था और यह सब इससे अटल रूप से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसने अपने फैसले पर पछतावा नहीं किया। जब तक वह निंजा को ढूंढ सके, वह किसी भी स्तर की हलचल पैदा करने को तैयार था। अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी कि निंजा इन बातों को सुने, वरना उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जातीं। इस उम्मीद के साथ चारों की टोली धीरे धीरे 9 पूंछ कबीले की ओर बढ़ने लगी। तभी जिंगी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए छोटू को कोमल आवाज में पुकारा, लीडर ध्रुव, हम 1 घंटे में 9 पूंछ कबीले पहुंच जाएंगे। छोटू ने सिर हिलाया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने 2 दिन पहले उजाड़ मैदानों को पार कर लिया था और अब उनके आसपास का इलाका हरा भरा और जीवन से भरपूर था। यह पिछली उजाड़ जमीन की तुलना में एकदम अलग था। यह इलाका गहरी बिजली पहाड़ी और 100 जानवरों की कगार के बीच का संगम है। यह जगह उजाड़ मैदानों की तरह अराजक नहीं है। इसका कारण यह है कि यहां का सारा क्षेत्र गहरी बिजली पहाड़ी और 100 जानवरों पहाड़ी के अधीन है। झिंगी ने चलती हुई छोटू को दैत्य इलाके के बारे में अधिक जानकारी देने की कोशिश की। तभी छोटू ने पूछा, खूनी अजगर शहर और इन दोनों बड़े दलों की ताकत में क्या अंतर है? इस पर झिंगी ने गंभीर स्वर में कहा, खूनी अजगर शहर इन दोनों बड़े दलों की तुलना में कहीं नहीं टिकता। यहां तक कि इन दोनों दलों के लीडरों को छोड़ भी दें, जो 8 दैत्य जनाब में से एक हैं, तो भी उनके अधीन कई योद्धा हैं। दोनों दलों के पास 9 महान योद्धा हैं और प्रत्येक खूनी अजगर शहर के लीडर कागर से अधिक ताकतवर है। छोटू की आंखें यह सुनकर सख्त हो गईं। यह स्पष्ट था कि गहरी बिजली पहाड़ी और 100 जानवरों की पहाड़ी वास्तव में काफी शक्तिशाली थे। उनके 9 महान योद्धा भी कागर के स्तर से ऊपर थे। यही कारण था कि वे जानवर युद्ध मैदान के सबसे ताकतवर दलों में से एक थे। फिर जिंगी ने आगे बताया, कहा जाता है कि गहरी बिजली पहाड़ी और 100 जानवरों की पहाड़ी के लीडर इंद्रजीत रैंक तक पहुंचने की योग्यता रखते हैं। अगर वे सफल हो गए तो न केवल उनका नाम जानवर युद्ध मैदान में शीर्ष पर होगा, बल्कि वे पूरे दैत्य इलाके में भी एक प्रभुत्वशाली शक्ति माने जाएंगे। छोटू ने सिर हिलाया। हालांकि चरम के महाप्राण रैंक से इंद्रजीत रैंक केवल 1 कदम दूर था, लेकिन यह कदम अनगिनत प्रतिभाओं को पीछे छोड़ चुका था। इस कदम को पार करने के बाद ही कोई इस दुनिया का सर्वोच्च योद्धा बन सकता था और अवतार रैंक तक पहुंचने की योग्यता रखता था। यह स्पष्ट था कि ये दोनों दल वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली थे। आधे घंटे में झिंगी की बातों के बीच छोटू ने देखा कि उनके सामने का क्षेत्र खुला और विशाल हो गया था। दूरी में एक तैरता हुआ पहाड़ नजर आया। पहाड़ के चारों ओर गहरी खाई थी और कई लोहे की जंजीरें पहाड़ से बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए पुल के रूप में फैली हुई थीं। उस पहाड़ के चारों ओर एक विशाल प्रकाश अवरोध था जो पहाड़ को पूरी तरह से घेर रहा था। छोटू को पहाड़ के भीतर कई इमारतें नजर आईं जो एक प्रकार की बस्ती जैसी लग रही थीं। यह तो काफी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। छोटू ने उस विशाल अवरोध को देखा और उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य चमक उठा। वह उस अवरोध से निकल रही जबरदस्त शक्ति की लहरों को महसूस कर सकता था। इस पर झिंगी ने समझाया, लीडर ध्रुव, वह हमारी 9 पूंछ कबीले की रक्षक संरचना है। यह उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो प्राचीन समय से हमारे पास बची हुई हैं। अगर यह संरचना न होती तो हमारी 9 पूंछ जाति की हालत और भी दयनीय होती। छोटू ने धीरे से सिर हिलाया। तभी 9 पूंछ जाति की 2 लड़कियों ने खुशी से कहा, लीडर ध्रुव, हम लोमड़ी की सीटी बजाएंगे और कबीले के भीतर के लोग जान जाएंगे कि हम लौट आए हैं। हमारी जाति के लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद उन्होंने अजीब सी दिखने वाली सीटी निकाली और अपने छोटे छोटे होंठों के पास रखी।
एक शांतिपूर्ण सीटी की आवाज गूंजी और पहाड़ों में गूंजने लगी। छोटू ने पहाड़ की ओर देखा। सीटी की आवाज के बाद उसने स्पष्ट रूप से बस्ती में हलचल महसूस की। इसके बाद कई मनमोहक आकृतियां प्रकाश अवरोध के पीछे से प्रकट हुईं और पूरा पहाड़ जल्दी ही जीवंत हो गया। दूसरी तरफ नौ पूंछ कबीले से काफी दूर एक बड़ा पहाड़ था जो पूरी तरह काला था। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पत्थर का कक्ष खड़ा था। इस विशाल कक्ष के बाहर हर 3 कदम पर एक पहरेदार खड़ा था जो इस स्थान को अत्यंत सख्त सुरक्षा प्रदान कर रहा था। इस समय विशाल कक्ष के भीतर लीडर की सीट पर एक आकृति बैठी हुई थी। हालांकि उसका आधा शरीर छाया में ढका हुआ था, फिर भी एक धातु की मीनार जैसी आकृति को देखा जा सकता था। एक अजीब सा दबाव पूरे कक्ष पर छाया हुआ था जिससे नीचे खड़े लोगों के पसीने छूट रहे थे। तभी नीचे खड़े व्यक्ति ने प्रशंसा की। लीडर निंजा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 500 किलोमीटर के दायरे में सभी दल समाप्त कर दिए गए हैं। इस लड़ाई में आपने बड़ी नाम अर्जित की है। ऐसा लगता है कि अन्य लीडरों की उपलब्धियां आपकी बराबरी नहीं कर सकती। छाया में छिपी धातु की मीनार जैसी आकृति ने इस प्रशंसा का कोई जवाब नहीं दिया। उसका मजबूत शरीर स्थिर बना रहा। नीचे खड़े व्यक्ति को इसकी आदत थी। उसने थोड़ी देर मुस्कुराने के बाद कहा, इसके अलावा मुझे कुछ और खबर मिली है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए दिलचस्प होगी। इस पर कक्ष में गरजती आवाज गूंजी। बोलो, क्या खबर है? लीडर, आप हमेशा जानवर युद्ध मैदान में इंसानों पर नजर रखते हैं। खबर है कि 2 दिन पहले उजाड़ मैदान में एक इंसान दिखाई दिया है और उसने खूनी अजगर शहर के लीडर को हरा दिया। छाया में छिपी आकृति ने अपना सिर झुकाया। उसकी गहरी लाल आंखों में एक भयंकर चमक थी और उसने पूछा, उसका नाम क्या है? इस पर नीचे खड़े व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और फिर झिझकते हुए कहा, शायद उसे ध्रुव रायजादा कहते हैं। यह सुनकर व्यक्ति का चेहरा उसकी आवाज के साथ ही बदल गया। कक्ष के भीतर एक भयंकर और डरावना आभा इकट्ठा हुई और एक छाया ने उसे घेर लिया। एक धातु की मीनार जैसा शरीर पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। एक निशान से ढका हुआ मजबूत हाथ उसकी पोशाक को पकड़कर कसने लगा। उस व्यक्ति ने हैरानी से उस धातु की मीनार जैसे आदमी को देखा जो आमतौर पर किसी भी मामले में उदासीन रहता था। वह नहीं समझ पाया कि इस बार उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई। तभी उस आदमी ने पूछा, वह कहाँ है? उसके कानों के पास गरजती आवाज गूंजी जिससे उसका सिर चकरा गया। लेकिन वह सामने खड़े व्यक्ति के स्वभाव से परिचित था। उसने हिम्मत करके जवाब दिया, वह 9 पूंछ कबीले के सदस्यों के साथ है। अगर मेरी गणना सही है तो वह 9 पूंछ कबीले की ओर जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। इसके अलावा लीडर, क्योंकि वह इंसान घमंडी तरीके से व्यवहार कर रहा था, कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं। यहां तक कि गहरी बिजली पहाड़ी का जनाब भी उस इंसान को ढूंढने की योजना बना रहे हैं। धातु की मीनार जैसे व्यक्ति की गहरी लाल आंखों में भयंकर क्रोध उभर आया। उसने उस व्यक्ति को एक तरफ फेंक दिया और पूरे पहाड़ पर गरजती आवाज गूंजी, सब लोग तैयारी करें। उस जनाब को संदेश भेजो कि अगर उसने उस व्यक्ति को छुआ तो मैं उसकी पूरी जाति का सफाया कर दूंगा। उस व्यक्ति ने यह सुनकर तुरंत सिर हिलाया और जल्दी से कक्ष से बाहर निकल गया। पूरा पहाड़ हलचल में आ गया। लोग सामान पैक करने और निकलने की तैयारी में जुट गए। धातु की मीनार जैसे व्यक्ति ने कक्ष खाली होने के बाद बाहर कदम रखा। सूरज की रोशनी उस पर पड़ी जिससे उसका निशानों से भरा चेहरा दिखाई दिया जो एक भयानक बाघ जैसा लग रहा था। इस समय जानवर युद्ध मैदान का यह खतरनाक और उभरता हुआ जनाब, जिसके हाथ खून से सने थे, उत्तर की ओर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी बाघ जैसी आंखें, जो खून से रंगे होने के कारण भावहीन हो चुकी थीं, अचानक असामान्य कोमल हो गईं। इसके बाद उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने धीरे से कहा, बड़े भाई, तुम आखिरकार आ गए। दूसरी ओर 9 पूंछ कबीले के हरे भरे पहाड़ी गांव में कहीं कहीं लाल और हरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा पूरे पहाड़ पर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी, जिससे यह गांव किसी स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा था।
छोटू झिंगी और उसकी साथियों की टोली के साथ धीरे धीरे गांव के अंदर चल रहा था। रास्ते में कभी कभी सुंदर आकृतियां झलकतीं और फिर गायब हो जातीं। इसके बाद बड़ी बड़ी उत्सुक आंखें छोटू को घूरने लगतीं। कभी कभी ढके हुए मुंह से हल्की हंसी सुनाई देती, जो कोयल की मधुर आवाज जैसी लगती। छोटू ने यह सब देखकर निराशा में सिर हिलाया। झिंगी और उसकी साथियों ने भी चुपचाप हंसते हुए उन सुंदर आकृतियों को वहां से जाने को कहा। तभी भजिंगी ने समझाया, लीडर ध्रुव, कृपया नाराज न हो। हमारी 9 पूंछ कबीला आमतौर पर बाहरी दुनिया से अलग रहती है और यहां शायद ही कभी कोई बाहरी आता है, खासकर इंसान। छोटू ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार वह पहले ही ऐसी स्थितियों का आदी हो चुका था। फिर झिंगी ने हंसते हुए कहा, हमारा मुख्य शिविर सामने है और हमारे कबीले के बुजुर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कबीले में प्रवेश से पहले ही छोटू की पहचान घोषित कर दी थी। समझ गया। छोटू ने सिर हिलाया और तेज कदमों से आगे बढ़ा। कुछ ही देर में एक विशाल बस्ती उसके सामने दिखाई दी। बस्ती के सामने कई लोग खड़े थे। उनमें से एक थोड़ा आकर्षक और सुंदर महिला सबसे आगे खड़ी थी। उसने झिंगी को तुरंत पहचान लिया और उसके चेहरे पर उत्साहित मुस्कान आ गई। झिंगी ने उस सुंदर महिला को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं और वह दौड़ती हुई उसके पास गई। यह स्पष्ट था कि अकेले बाहर रहते हुए इस लड़की को अपने घर की बहुत याद आई थी। वह सुंदर महिला तुरंत आगे बढ़ी और झिंगी को प्यार से गले लगा लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी उससे उसकी खैरियत पूछी। आसपास खड़ी अन्य महिलाएं भी खुश होकर उनके पास आ गईं। एक तरफ खड़े होकर छोटू ने यह दृश्य देखा और अपने माता पिता और परिवार के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि गालवान साम्राज्य छोड़े हुए कई साल हो गए थे। वह सोचने लगा कि वे अब कैसे होंगे। हा, क्यों? इस बार झिंगी एक आदमी को भी साथ लाई है। छोटू जब भावुक हो रहा था, तभी एक महिला की चुटीली हंसी सुनाई दी। छोटू चौंक गया और उसने सिर उठाकर देखा। कुछ सुंदर महिलाएं मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रही थीं। झिंगी का चेहरा यह सुनकर लाल हो गया। उसने जल्दी से कहा, आप सब बकवास मत करो, यह लीडर ध्रुव हैं। वह दैत्य इलाके में कुछ काम निपटाने आए हैं। मुझे प्रज्वज दल के लीडर ने उन्हें मार्गदर्शन देने का आदेश दिया है। रास्ते में हम लिया दीदी और उनकी टोली से मिले, जिन्हें खूनी अजगर शहर ने बंदी बना लिया था, और लीडर ध्रुव ने ही हमें उन्हें बचाने में मदद की। तभी सुंदर महिला ने आसपास की महिलाओं को डांटा, आप सब बकवास बंद करें। वह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अतिथि हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। फिर उसने छोटू की ओर देखा और गर्मजोशी से कहा, ध्रुव भैया, 9 पूंछ जाति की ओर से मैं शिया टोली के मामले में आपकी मदद के लिए धन्यवाद करती हूं। छोटू ने हाथ हिलाया और कहा, मुखिया जी, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। झिंगी मेरी मार्गदर्शक है, इसलिए उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य था। इस पर सुंदर महिला ने कोमलता से कहा, मुझे मुखिया कहना बहुत औपचारिक लगता है। अगर आपको हमारी 9 पूंछ जाति से कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे बुजुर्ग शिया कह सकते हैं। वह बेहद सुंदर थी। हालांकि वह अब युवा नहीं थी, लेकिन समय ने उसके चेहरे पर शायद ही कोई निशान छोड़ा था। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। कहने को तो वो बुजुर्ग की ओहदा पर थी, लेकिन फिर भी वह बहुत जवान थी। इस बेहद सुंदर और कोमल महिला को मुखिया कहना वास्तव में थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर बुजुर्ग शिया हंसी और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप जानवर युद्ध मैदान में क्यों आए हैं। आइए अंदर चलकर इस पर बात करते हैं। छोटू के सिर हिलाने के बाद वह आगे बढ़ गई। सभागार के अंदर बुजुर्ग शिया ने देखा कि झिंगी ने छोटू के पास आदर से सुगंधित चाय रखी और पीछे हट गई। इसके बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं? इस पर छोटू ने बताया, उसका नाम निंजा रायजादा है और वह मेरा भाई है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वह जानवर युद्ध मैदान में यही नाम इस्तेमाल कर रहा है। वह बाघ जाति से है, संभवतः आसमानी शैतान बाघ जाति से। निंजा रायजादा! यह नाम सुनते ही बुजुर्ग शिया ने माथे पर बल देते हुए सोचा और फिर सिर हिलाया। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले साल में जानवर युद्ध मैदान में निंजा रायजादा नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया।
बाघ जाति दैत्य यानी तिलिस्मी जानवरों की दुनिया में एक बहुत बड़ी जाति है। असमय शैतान बाघ जाति न केवल बाघ जाति की 3 सबसे मजबूत जातियों में से एक है, बल्कि तिलिस्मी जानवरों की दुनिया की 8 राजा जातियों में भी शामिल है। बाघ जाति के कई योद्धा जानवर युद्ध मैदान में हैं, जिनमें आसमानी शैतान बाघ जाति के योद्धा भी शामिल हैं। हालांकि वे सभी प्रसिद्ध योद्धा हैं, यह जानकारी आपके बताने से मेल नहीं खाती। छोटू ने निराशा में सांस ली। ऐसा लग रहा था कि निंजा को खोजना आसान काम नहीं होगा। फिर बुजुर्ग शिया ने कहा, हालांकि ध्रुव, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हाल ही में जानवर युद्ध मैदान में नाम कमाने वाले योद्धाओं की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी को भेज दूंगी। आपकी क्षमता को देखते हुए यह संभावना है कि आपका भाई भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। इस कारण वह यहां आने के बाद अपना नाम बनाने में सक्षम होगा। इससे जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। छोटू ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी, बुजुर्ग शिया। फिर बुजुर्ग शिया ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, कृपया अगले कुछ दिनों तक हमारे 9 पूंछ कबीले में ही रहें। जब भी कोई खबर मिलेगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगी। फिर उन्होंने एक युवा लड़की को बुलाया और छोटू को आराम करने के लिए ले जाने को कहा। छोटू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। छोटू के जाने के बाद झिंगी बुजुर्ग शिया के पास बैठ गई और पूछा, मां, क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है जिसे लीडर ध्रुव ढूंढ रहे हैं? इस पर बुजुर्ग शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जानवर युद्ध मैदान बहुत विशाल है। इसके अलावा हमारी 9 पूंछ जाति ने खुद को एक कोने में सीमित कर लिया है और हम केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने झिंगी के छोटे चेहरे को प्यार से सहलाते हुए पूछा, लड़की, तुमने बाहर अकेले रहते हुए बहुत तकलीफें सही होंगी, है ना? इस पर झिंगी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, प्रज्वज दल के सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर बुजुर्ग शिया ने उस दिशा में देखा जहां छोटू गया था और पूछा, क्या यह ध्रुव भी प्रज्वज दल से हैं? इस पर झिंगी ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा, नहीं, लेकिन लीडर ध्रुव बहुत शक्तिशाली हैं। सिर्फ दल के लीडर ही नहीं, बल्कि चिंगाद नामक एक बुजुर्ग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैंने तनीजा दीदी से सुना कि बुजुर्ग चिंगाद अवतार रैंक की अवस्था में हैं। यह सुनकर बुजुर्ग शिया कांप गईं और आसपास की महिलाओं ने हैरानी से सांस ली। उनके चेहरों पर गहरा आघात स्पष्ट था। यहां तक कि जब 9 पूंछ जाति अपने चरम पर थी, तब भी वे इस स्तर के व्यक्ति का अपमान करने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर झिंगी ने उत्साहित होकर कहा, कुछ दिन पहले प्रज्वज दल पर हमला हुआ था। यह सुनने में आया है कि इसमें एक अवतार रैंक के योद्धा और 3 इंद्रजीत रैंक के योद्धा शामिल थे। आसपास के लोग उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उस समय लीडर ध्रुव ने तनीजा दीदी और प्रज्वल दल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक इंद्रजीत रैंक के योद्धा को हराया। इसके अलावा उन्होंने उसे सील भी कर दिया। बुजुर्ग शिया का चेहरा बदल गया। उन्होंने पहले छोटू की ताकत का अंदाजा लगाया था, जो शायद उनके समान शुरुआती महाप्राण स्तर पर थी। लेकिन यह सुनने के बाद उनका पहला आघात अब बहुत छोटा लग रहा था। यह लगता है कि ध्रुव वास्तव में असाधारण है, बुजुर्ग शिया ने कहा। अब उनके मन में मेलुहा और बुजुर्ग चिंगाद की राय पर कोई संदेह नहीं था। तभी पास खड़ी एक औरत ने मजाक करते हुए कहा, जिंगी, क्या तुमने इस ध्रुव को पसंद कर लिया है? वह तो वाकई अच्छे लगते हैं। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ एक छोटी लड़की हूं। मैं लीडर ध्रुव के लायक कैसे हो सकती हूं? यहां तक कि तनीजा दीदी भी उन्हें पसंद करती हैं। जिंगी ने शर्मिंदा होकर कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर बुजुर्ग शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब उसे चिढ़ाना बंद करें। झिंगी, तुम अब आराम करो। साथ ही अब जब तुम लौट आई हो तो बाहर जाने से बचो। अगर 100 जानवरों की पहाड़ी के कगान को यह पता चला तो यह परेशानी खड़ी कर सकता है। कगान का नाम सुनते ही झिंगी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपने दांत पीसा और धीरे से सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों तक छोटू 9 पूंछ कबीले में ही रहा। जानवर युद्ध मैदान के अराजक माहौल के विपरीत यह जगह शांतिपूर्ण थी। हालांकि हर दिन उसे कुछ खबरें मिलतीं, लेकिन वे उस व्यक्ति के बारे में नहीं होतीं जिसे वह ढूंढ रहा था। 9 पूंछ कबीले की सीमित जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता को देखकर भी छोटू ने कोई शिकायत नहीं की। खासकर
जब झिंगी उसे देखते ही उदास और डरी हुई नजर आती। वह बस मुस्कुराता, उसके सिर पर हाथ फेरता और उसे दिलासा देता। इस तरह 3 और दिन बीत गए। एक दिन छोटू एक बड़े पेड़ की मोटी शाखा पर आराम कर रहा था। जब उसने देखा कि गांव में हलचल मची हुई है, तभी झिंगी ने पेड़ की शाखा पर छलांग लगाई। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, लीडर ध्रुव, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए यहां रहने देंगे? हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। इस पर छोटू मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ? झिंगी ने हल्की सांस ली और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, 100 जानवरों की पहाड़ी वाले अपनाकर चुकाने आए हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। छोटू थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर अचानक समझ गया। यह जगह 100 जानवर पहाड़ी और गहरी बिजली पहाड़ी के बीच का मिलन बिंदु थी। इसलिए 9 पूछ जनजाति को यहां शांति से रहने के लिए स्वाभाविक रूप से इन दोनों दलों को कर अर्पित करनी पड़ती थी। फिर छोटू ने पूछा, तुम सब क्यों छिपे हुए हो? झिंगी की आंखें उदास थीं और उसने कहा, 9 पूछ कबीले की महिलाएं बेहद सुंदर होती हैं, इसलिए हम पर आसानी से मुसीबत आ सकती है। अगर कर लेने आने वालों की नजर हम पर पड़ गई तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। वह शायद कहीं और जन्म लेने पर सुंदरता लाभदायक होती, लेकिन ऐसी जगह पर यह बहुत खतरनाक थी। थोड़ी भी चूक से पूरी जनजाति को संकट में डाल सकती थी। छोटू चुप रहा। 9 पूछ जनजाति बेहद सुंदर थी, लेकिन अपनी सुंदरता की रक्षा करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। तभी एक लड़की ने गुस्से में कहा, पहले 100 जानवर पहाड़ी से कगान नाम का कोई व्यक्ति कर लेने आया था। उसकी नजर झिंगी पर पड़ गई और उसने उसे अपनी उपपत्नी बनाने की जिद की। उसे बचाने के लिए मुखिया ने झिंगी को अस्थायी रूप से जानवर युद्ध मैदान से बाहर भेज दिया। बाद में हमारी 9 पूछ जनजाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर कगान ने यह मामला छोड़ा। छोटू ने झिंगी की ओर देखा, जो धीरे धीरे अपने होंठ काट रही थी। तभी झिंगी ने कहा, कगान 100 जानवर पहाड़ी के 9 योद्धाओं में से एक है। वह बेहद शक्तिशाली है। उसकी ताकत खूनी अजगर शहर के कागर से कम नहीं है। इतने दबाव के सामने उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया। उसने बाहर की ओर देखा। यह जगह काफी अलग थलग थी। संयोग से दूर के दृश्य भी दिखाई दे रहे थे। उसी समय उस दिशा में धूल के मोटे बादल उठते हुए दिखाई दिए और घोड़ों की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। और इनमें से एक आवाज सुनाई दिया, हाँ हाँ, 9 पूछ जनजाति के लोग, इस साल की कर तैयार रखो। जैसे ही धूल हटी, एक जोरदार ठहाका पूरे कबीले में गूंज उठा। इसके बाद धूल साफ हुई और कबीले के बाहर लोगों का एक काला झुंड दिखाई दिया। उनकी क्रूर और भयानक आभा ने आसमान पर भी काले बादल जमा दिए। झिंगी और उसके समूह के चेहरों के भाव अचानक बदल गए। तभी छोटू ने समझते हुए कहा, क्या यह कगान है? झिंगी ने धीरे से अपने होंठ दबाए। उसकी आंखों में बेचैनी छा गई। छोटू ने अपनी आंखें हल्की सी संकरी कीं और बाहर देखा। एक ताकतवर आदमी समूह के सामने खड़ा था। वह अपना ऊपरी शरीर खोले हुए था और उसके शरीर की सतह काले पत्थर की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से एक क्रूर और भयानक आभा फैल रही थी। वह व्यक्ति एक विशाल खूनी लाल चमगादड़ पर सवार था और 9 पूछ कबीले की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उसने आलसी अंदाज में कहा, मुखिया शिया, कर का समय हो गया है। मुझे यकीन है कि आपको राशि बताने की जरूरत नहीं है ना? इस पर मुखिया शिया ने सिर झुकाया और एक पोटली उसके पास उछाल दी। इसके अंदर 10 लाख परमजीव गोलियां हैं। कगान ने पोटली ली, एक नजर डाली और फिर उसे अपने एक साथी को दे दिया। फिर उसने कहा, मुखिया शिया तो बहुत समझदार हैं। इस पर शिया ने सिर झुकाकर कहा, हमारी 9 पूछ जनजाति को अभी भी 100 जानवर पहाड़ी की सुरक्षा की जरूरत है। कर देना हमारा कर्तव्य है। कगान ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या सच में? अच्छा ये बताओ, झिंगी कहाँ है? अब जब वह वापस आ गई है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इस पर मुखिया शिया का चेहरा बदल गया और उसने कहा, कगान जी, मेरी बेटी अभी बाहर ट्रेनिंग कर रही है। वह वापस नहीं आई है। इस पर कगान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि 100 जानवर पहाड़ी अंधा हैं? आपको पता है कि मैं झिंगी को कितना पसंद करता हूं। अगर वह मेरे साथ चले
तो आपकी 9 पूछ जनजाति को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। साथ ही हर साल इतनी बड़ी कर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इस लाभ को पहचानती हैं? मुखिया शिया की अभिव्यक्ति अस्थिर हो गई। फिर कगान ने शांत स्वर में कहा, मैं आज यहीं इंतजार करूंगा। अगर आपने झिंगी को नहीं बुलाया तो मैं अपने कुछ साथियों को लेकर कबीले में उसकी तलाश करूंगा। मुखिया शिया और 9 पूछ कबीले के बुजुर्गों के चेहरे बेहद खराब हो गए। हालांकि वे अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। छोटू, जो कबीले के बाहर का क्षेत्र देख रहा था, अचानक झिंगी की ओर मुड़ा। वह दरवाजे के पास से झांक रही थी। फिर उसने कहा, कगान को पता चल गया है कि तुम वापस आ गई हो। झिंगी के खूबसूरत चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में कहा, वह जिद्दी और घिनौना आदमी, वे लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। एक युवा लड़की ने चिंतित होकर झिंगी की तरफ देखा। अगर वे लोग धैर्य खो देते हैं तो हालात और खराब हो सकते हैं। हालांकि 9 पूछ कबीले की सुरक्षा के लिए कबीले का रक्षात्मक कवच सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन इससे कगान नाराज हो सकता है। 9 पूछ कबीला भले ही 100 जानवर पहाड़ी और गहरी बिजली पहाड़ी के बीच स्थित हो, लेकिन वह किसी भी दल का हिस्सा नहीं था। ऐसे में अगर 100 जानवर पहाड़ी ने उन्हें परेशान किया तो गहरी बिजली पहाड़ी उनकी मदद नहीं करेगा। उस लड़की ने चुपके से छोटू की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि झिंगी ने उसे घूर कर देखा। मजबूर होकर उसने चुप्पी साध ली। यह देखकर झिंगी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि छोटू का स्वभाव कैसा है। अगर वे मदद की गुहार लगाते तो छोटू निश्चित ही उनकी मदद करता, लेकिन कगान काघर जैसा नहीं था। अगर छोटू उसे हरा भी देता तो उसके बाद क्या? इसका मतलब होता 100 जानवर पहाड़ी के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इतनी बड़ी ताकत से छोटू अकेले कैसे लड़ सकता था? ऐसे में छोटू के लिए भारी खतरा पैदा हो सकता था। और लोग आ रहे हैं, छोटू ने बाहर की ओर देखते हुए कहा, मानो उसने पीछे लड़कियों के बीच चल रही बातचीत को नजरअंदाज कर दिया हो। झिंगी और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने सिर उठाया और दूसरी दिशा से आती गड़गड़ाहट सुनी। क्या यह गहरी बिजली पहाड़ी के लोग हैं? वे भी एक साथ आ गए। जमीन हिल उठी और धूल के बादल उठने लगे। दूर से बड़ी संख्या में लोग तेजी से 9 पूछ कबीले की ओर बढ़ रहे थे। मुखिया शिया और उनके समूह की चकित नजरों के सामने उस समूह ने कबीले के बाहर पहुंचकर डेरा जमा लिया। उस समूह में एक झंडा लहरा रहा था जिस पर पहाड़ लिखा हुआ था। यह गहरी बिजली पहाड़ी का पहाड़ी सेनापति मंशा है। कगान ने भौहें चढ़ाईं और आए हुए समूह की ओर देखा। वह भी स्पष्ट रूप से गहरी बिजली पहाड़ी के लोगों को देखकर हैरान था। जैसे ही मंशा ने कगान को देखा, उसने हंसते हुए कहा, कगान, यह तो अचंभा है कि तुम भी यहां हो। मंशा की काया पतली थी। उसका रंग गहरा पीला था। करीब से देखने पर उसकी त्वचा पर छोटे छोटे पीले रंग के रहस्यमय निशान नजर आते थे। तभी झिंगी की मौसी ने पूछा, मंशा जी, क्या यह गहरी बिजली पहाड़ी द्वारा कर लेने का समय है? मंशा ने मुखिया शिया की ओर देखते हुए मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ, मैं यहां 9 पूछ कबीले से कर लेने नहीं आया। इसके बाद उसकी संदिग्ध नजरें कबीले की ओर घूम गईं। मैं एक इंसान की तलाश में हूं। उसका नाम है ध्रुव रायजादा। क्या तुम लोग जानते हो? मुखिया शिया का चेहरा बदल गया और उसने कहा, हम नहीं जानते। इस पर कगान ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, हाँ हाँ, मुखिया शिया, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है कि खूनी अजगर शहर ने ध्रुव को परेशान करने के लिए भारी कीमत चुकाई है। जाहिर तौर पर उन्होंने इसे इस काम के लिए भेजा है। वह चाहता था कि 9 पूछ जनजाति गहरी बिजली पहाड़ी को नाराज कर दे। इसके बाद उनके पास उसकी मांगे मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुखिया शिया ने अपने हाथ कसकर भींच ली। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बिगड़ जाएंगी। कबीले के अंदर छोटू अचानक मुस्कुराया और खड़ा होते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि मैं इस समस्या में फंस गया हूं। तभी झिंगी ने छोटू की कमीज पकड़ ली और लाल आंखों से कहा, लीडर ध्रुव, आप पीछे के रास्ते से क्यों नहीं चले जाते? उसे पता था कि अगर छोटू इसमें फंस गया तो ये कितना मुश्किल होगा। छोटू ने झिंगी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में बेहद तीखी चमक थी। फिर छोटू ने कहा,
इस दुनिया में अगर कोई मुसीबतों से बचने के लिए छिपता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह और छिप नहीं पाएगा। उससे बेहतर है कि समस्या की जड़ को शुरू में ही खत्म कर दिया जाए। इस पर झिंगी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन यह गहरी बिजली पहाड़ी है। वे खूनी अजगर शहर से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चिंता मत करो, छोटू ने उसे भरोसा दिलाया। वह हल्की गति से कबीले से बाहर निकल गया। जिंगी ने यह देखा और धीरे से अपना पैर पटक दिया। फिर उसने सिर उठाया और कबीले के बाहर देखा। एक बड़ी संख्या में लोग पूरे कबीले को घेर चुके थे। 9 पूछ कबीले के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। दूसरी तरफ कबीले से थोड़ी दूरी पर जमीन अचानक कांपने लगी। छोटू ने जैसे ही कबीले से बाहर कदम रखा, काले रंग का एक सैलाब बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। ये समूह बेहद खामोशी से लेकिन तेजी से बढ़ रहा था। उनके गहरे लाल आंखें जंगली जानवरों जैसी थीं। उनकी शक्तियां खूनी अजगर शहर के लोगों से कहीं अधिक खतरनाक और भयानक थी। उस काले झुंड के बीच एक झंडा लहरा रहा था। उस पर खून से लिखा एक शब्द साफ दिखाई दे रहा था। वह शब्द था निंजा। दूसरी तरफ 9 पूछ कबीले के सामने 2 दलों ने कबीले को पूरी तरह से घेर लिया था ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। इस समय दोनों दलों के चेहरे पर कठोर भाव थे। उनकी आंखों में चमकती हुई क्रूरता साफ दिखा रही थी कि उनका इरादा अच्छा नहीं था। मंशा ने अपनी छाती पर हाथ बांध रखे थे। वह हल्की आवाज में बोलते हुए अपनी आंखें नीचे किए हुए था। मुखिया शिया, मैं तुम्हें 5 मिनट और देता हूं। अगर तुमने ध्रुव को नहीं सौंपा तो मुझसे मत कहना कि मैं जबरदस्ती अंदर आकर उसे पकड़ने में कोई दया नहीं दिखाऊंगा। उसके पास खड़े कघान ने यह दृश्य मुस्कुराते हुए देखा। वह कुछ कहने का कोई इरादा नहीं रखता था। स्पष्ट था कि वह चाहता था कि 9 पूछ कबीला मंशा को नाराज कर दे। मुखिया शिया ने अपनी आस्तीन के नीचे हाथ कसकर कस लिया। उनके पास खड़े 9 पूछ कबीले के बुजुर्गों के चेहरे भी बेहद चिंताजनक हो गए थे। मंशा की इस धमकी ने उन्हें बेचैन कर दिया। अगर यह मामला सही तरीके से हल नहीं हुआ तो उनका 9 पूछ कबीले इस क्षेत्र के 2 सबसे ताकतवर दलों की सुरक्षा खो सकता था। उस स्थिति में अन्य दल जो लंबे समय से उनके कबीले पर नजर गड़ाए हुए थे, मौका देखकर हमला कर सकते थे। मुखिया शिया की आंखों में हलचल हुई। उन्होंने दांत भींचे और कुछ कहने ही वाली थीं कि अचानक उनका चेहरा बदल गया। उनके पीछे बनी प्रकाश दीवार में लहरें उठीं और एक लड़का धीरे धीरे उसमें से बाहर निकला। दोस्त, तुम जानवर युद्ध मैदान में काफी मशहूर हो, लेकिन महिलाओं के एक समूह को परेशान करना क्या तुम्हें थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? एक हल्की हंसी उस प्रकाश लहर से सुनाई दी। इसके बाद छोटू ने मुखिया शिया के पास खड़े होकर कदम रखा। उसकी ओर कई निगाहें घूम गईं। मंशा और किन गैंग की निगाहें उस पर टिक गईं। वे इस व्यक्ति को देखकर कुछ जिज्ञासु लग रहे थे, जिसने हाल ही में जानवर युद्ध मैदान में हलचल मचा दी थी। और उसने कहा, तुम वही ध्रुव हो? उनके भयावह दृष्टिकोण के बावजूद छोटू का चेहरा शांत रहा। उसने बस हल्की मुस्कान के साथ उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर मंशा ने अपनी पीली आंखों से लिन डोंग को घूरते हुए कहा, हालांकि जानवर युद्ध मैदान में अन्य इंसान भी हैं, लेकिन यहां किसी का इस तरह घमंड दिखाना दुर्लभ है। मैंने खूनी अजगर शहर से कुछ फायदे स्वीकार किए हैं, इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हें काघर को सौंप दूंगा। छोटू ने मंशा को देखा, फिर उसके पीछे खड़े खतरनाक समूह पर एक निगाह डाली और हंसते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैं आज कहीं जाने की योजना नहीं बना रहा। मंशा यह सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, यह तुम्हारे तय करने की बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम काफी ताकतवर हो और यहां तक कि कागर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि खूनी अजगर शहर की भीड़ की तुलना मेरे पहाड़ी से की जा सकती है? मंशा की बात सुनकर उसके पीछे खड़े समूह ने जोर से हुंकार भरी। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उनकी आभा पहाड़ की तरह भारी थी, जिसने छोटू को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। मुखिया शिया और उनके साथियों का चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो।
जब वे इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे तो उनके पीछे से एक आकृति आगे आई। उसने अकेले उस भारी दबाव को झेल लिया। छोटू के शरीर के चारों ओर हल्की हरी रोशनी प्रकट हुई। उसने मंशा को घूरते हुए कहा, तो लगता है कि तुमने आज मुझे अंत तक परेशान करने की ठान ली है। उसकी आंखों में शैतानी चमक उमड़ रही थी। मंशा की आंखें गहरी और सख्त हो गईं। वह स्पष्ट रूप से नाराज हो गया था और उसने कहा, तुम्हें इस समय भी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत है? कितना अज्ञानी हो तुम। आखिर उसकी वर्तमान स्थिति और सेना के साथ आने के बावजूद न केवल चित्त ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी बेमतलब बातों से उसे चिढ़ा भी रहा था। मुखिया शिया और उनके साथी इस तनावपूर्ण माहौल को देखकर घबरा गए। अगर उन्होंने अभी मंशा से लड़ाई की तो यह इस निराशाजनक स्थिति का समाधान नहीं कर पाएगा, और अगर यह हो भी गया तो मंशा जिस दल का प्रतिनिधित्व करता था वह था पूरा गहरी बिजली पहाड़ी। इस समय झिंगी और कबीले के बाकी लोग भी चिंतित होकर उस दिशा की ओर देख रहे थे। आखिरकार अगर यह सिलसिला जारी रहा तो छोटू के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मंशा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इस लड़के को पकड़ो। उसने हाथ उठाया और उसके पीछे खड़े योद्धा की आंखों में ठंडे और क्रूर भाव झलकने लगे। उनके चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा की लहर फैलने लगी। एक तरफ कगान ठंडी नजरों से यह दृश्य देख रहा था। वह यह देखना चाहता था कि छोटू जैसे इंसान इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगा। आखिर मंशा कागर से भी ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा उसके बिजली पढ़ाई एक अनुभवी और संगठित सेना थी जो खूनी अजगर शहर के भीड़ जैसे दलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। छोटू ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कस ली। उसने सामने खड़ी सेना को घूरते हुए महसूस किया कि अब यह मामला शांति से सुलझने वाला नहीं था। ऐसे में उसे केवल लड़ने का ही विकल्प बचा था। तभी जमीन हिलने लगी और छोटू की आंखों में चमक बढ़ने लगी। इस अचानक हुए कंपन ने तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा कमजोर कर दिया। यह कंपन बहुत तेजी से नजदीक आ रहा था। इसके बाद नौपूछ कबीले के सामने खड़े सभी लोगों ने अचानक अपना सिर घुमाया। क्षितिज पर जो उन्होंने देखा उसने सभी को चौंका दिया। एक काली धातु जैसी सेना भीषण आक्रामकता के साथ तेजी से बढ़ रही थी। जहां जहां यह काला तूफान गुजरता, उनकी भीषण आभा आसमान में काले बादलों में बदल जाती। वह बादल जल्द ही उथल पुथल मचाने लगे और सूरज को ढक दिया। यह दृश्य बेहद डरावना था। कबीले के बाहर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। उस काले तूफान की आभा वहां मौजूद दोनों दलों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जैसे जैसे वह सेना करीब आ रही थी, सभी ने देखा कि उसके बीच में एक झंडा लहरा रहा था जिस पर निंजा लिखा हुआ था। तभी किसी ने चिल्लाते हुए कहा, यह तो सेनापति निंजा की बाघ विनाशक सेना है। इस समय एक गूंजती हुई सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। मंशा और कगान के दल ने यह आवाज सुनी और कोई बेवजह हलचल नहीं की, बल्कि उनकी आंखों में डर की एक गहरी चमक दिखाई दी। कगान का चेहरा बदल गया। उसने इस काली सेना की ओर देखा और उसकी आंखों में डर और दहशत छा गई। 100 जानवर पहाड़ी का गहरी बिजली पहाड़ी के साथ कई बार संघर्ष हुआ था। कई बार लड़ाइयां हुईं, लेकिन हर बार बाघ विनाशक सेना ने 100 जानवर पहाड़ी को भारी नुकसान झेलने पर मजबूर कर दिया। उस सेना का लीडर था जो गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे भयावह योद्धा, सेनापति निंजा। वह एक अत्यंत खतरनाक योद्धा था जिसने जानवर युद्ध मैदान में पिछले 1 साल में बहुत तेजी से ख्याति प्राप्त की थी। कगान ने होंठ भींचे और छोटू की ओर दया भरी नजरों से देखा और बोला, यह खतरनाक व्यक्ति यहां क्यों आया है? लगता है आज उसका हाल बुरा होगा। जब बुजुर्ग शिया और उनके समूह ने इस काली सेना को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। मंशा और कगान का सामना करते हुए वे अब तक शांत थे, लेकिन इस भयानक और खतरनाक शक्ति के साथ आ रही काली सेना के सामने उनका साहस आखिरकार टूटने लगा। ये गहरी बिजली पहाड़ी की सबसे ताकतवर सेना थी। साथ ही ये सबसे निर्दयी सेना भी थी जो अपने दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करने में विश्वास रखती थी। जहां जहां बाघ विनाशक सेना जाती, वहां खून की नदियां और लाशों के पहाड़ छोड़ जाती। अगर यह खतरनाक सेना उनके 9 पूछ कबीले पर हमला करती तो पूरा कबीले खून की नदी में बदल जाएगा। छोटू ने भी भौहें सिकोड़ लीं और उस काली सेना को ध्यान से देखने लगा जो उनकी ओर बढ़ रही थी।
उनकी ठोस और क्रूर आभा ने छोटे को गंभीर कर दिया। यह सेना स्पष्ट रूप से अब तक की सबसे ताकतवर थी, जिसे छोटू ने दैत्य इलाके में आने के बाद देखा था। क्या यह भी गहरी बिजली पहाड़ी का ही दल है? यह वाकई बहुत ताकतवर है। छोटू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बिजली और काले प्रकाश की लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था कि आज उसे एक बेहद कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। काला सैलाब तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वह सभी की नजरों के सामने आ गया। उसकी भयानक और खूनी आभा ने सभी की सांसें रोक दीं। जैसे जैसे सेना करीब आई, सबने देखा कि उनकी काली लाल रंग की आंखें उनके हेलमेट के नीचे से झांक रही थीं। उनकी आंखों में न कोई भावना थी और न ही दया। लेकिन इस काली सेना की भयावह शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक चीज उन सब की निगाहों में थी। सेना के बीचों बीच खड़ा एक विशाल धातु जैसा आदमी। उसकी शक्ति इतनी भयानक और हिंसक थी कि वह आसमान को चीर रही थी। अगर बाघ विनाशक सेना को डरावने बाघों का समूह माना जाए, तो उस धातु जैसे आदमी को असली बाघों का राजा कहा जा सकता था। उस आदमी का शरीर एक धातु के टॉवर जैसा विशाल था। उसकी आभा ने एक रक्त लाल बाघ जैसी आकृति बना ली थी। उसकी बाघ जैसी आंखें मानो पूरी दुनिया को घूर रही हों। उसकी हिंसा और आक्रामकता डरावनी थी। सभी की नजरें उस धातु जैसे आदमी पर टिक गईं। यहां तक कि मंशा के चेहरे पर भी भय का भाव उभर आया। छोटू भी उस धातु जैसे आदमी को देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसकी शांत मुद्रा चौंकाने वाली थी। उसके पास खड़े बुजुर्ग शिया ने यह देखकर केवल कड़वी मुस्कान दी। उनकी स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। काले सैलाब ने सबकी निराशा भरी नजरों की परवाह किए बिना दोनों दलों की रक्षा पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लोग गिरने लगे, लेकिन किसी ने भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। काला सैलाब कबीले के बाहरी हिस्से में रुक गया। एक गहरी खामोशी छा गई, जिसने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। उस बड़ी सेना के रुकने के बाद काले सैलाब के बीच से वह धातु जैसा आदमी आगे बढ़ा। उसकी हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। मंशा ने उस आदमी को घूरा। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि वह आदमी उसकी ओर देखने की बजाय सीधे छोटू की ओर बढ़ गया। यह देखकर मंशा चुप हो गया और अविश्वास से इस दृश्य को देखने लगा। धातु जैसा आदमी तेजी से छोटू के सामने रुका। उसकी आभा ने बुजुर्ग शिया और बाकी लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। चारों ओर तनाव छा गया। उसकी बाघ जैसी भयानक आंखें छोटू की शांत आंखों से टकराईं। उनके शरीर एकदम विपरीत थे। छोटू उस आदमी के घुटने तक ही पहुंचता था। उस विशाल आदमी के सामने छोटू एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। लेकिन जो हुआ, उसने सभी को अवाक कर दिया। सभी ने देखा कि वह खतरनाक और खूनी बाघ, जिसे उसकी हिंसा और क्रूरता के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे छोटू के सामने घुटने टेकता है। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें छोटू की ओर उठाईं। उसकी लाल, खून से सनी आंखें नम हो गईं। तभी उसकी कर्कश और उत्साहित आवाज ने सबको चौंका दिया। बड़े भाई, आप आ गए। छोटू उस धातु जैसे आदमी को देखता रहा, जिसका रूप काफी बदल चुका था। यह साफ था कि पिछले 1 साल में वह बहुत बदल गया था, लेकिन फिर भी छोटू को उसकी लाल बाघ जैसी आंखों में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई। छोटू ने आखिरकार मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसके बालों को हल्के से सहलाया और गहरी सांस ली, और उसने कहा, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। 9 पूंछ कबीले के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत और ठंडा हो गया था, मानो समय रुक गया हो। वहां मौजूद हर कोई उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे खतरनाक योद्धा, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, वह एक दुबले पतले युवक के सामने एक घुटने पर झुका हुआ था। वह युवक इतना कमजोर लग रहा था कि अगर वह योद्धा उसे एक थप्पड़ मार दे तो शायद वह मांस के गूदे में बदल जाए। लेकिन उस योद्धा की लाल बाघ जैसी आंखों में एक अलग ही भाव था, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। कैसे यह खतरनाक योद्धा, जो अपनी हिंसा के लिए प्रसिद्ध था, इतनी विनम्रता दिखा सकता था? अगर कोई कहता कि गहरी बिजली पहाड़ी का यह योद्धा कभी आंसू बहाएगा, तो लोग उसे पागल समझते। लेकिन अब यह नजारा सबके सामने सच में हो रहा था। मंशा भी इस नजारे को देखकर हैरान था।
उसने उस धातु जैसे आदमी को एक घुटने पर झुके देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि जब दैत्य जनाब ने उसे सेनापति बनाया था तब भी उसने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन अब वह एक इंसान के सामने झुका हुआ था। अगर मंशा तक हैरान था तो गहरी बिजली पहाड़ी के अन्य योद्धाओं की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनका मुंह खुला रह गया था। वे जानते थे कि अगर यह खबर फैली तो पूरी गहरी बिजली पहाड़ी में खलबली मच जाएगी। छोटू के पीछे खड़े बुजुर्ग शिया और उनके साथी, जो पहले निराश थे, अब चौंक गए थे। वे छोटू के सबसे करीब थे, इसलिए उन्होंने वह शब्द स्पष्ट रूप से सुने जो उस धातु जैसे आदमी ने कहे थे, बड़े भाई। बुजुर्ग शिया और उनके साथियों को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन जल्दी ही वे स्थिति को समझ गए। क्या यह संभव है कि गहरी बिजली पहाड़ी का यह नंबर एक खतरनाक योद्धा वही व्यक्ति हो जिसे ढूंढने के लिए छोटू जानवर युद्ध मैदान आया था? यह सोचते ही उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उन्होंने सोचा था कि छोटू का भाई कोई ताकतवर व्यक्ति होगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं की थी कि वह गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे खतरनाक योद्धा निकलेगा। कबीले के अंदर 9 पूंछ कबीले की युवा लड़कियां भी बाहर की ओर उत्सुकता से देख रही थीं। काले सैलाब को देखकर वे डरी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन लोगों धीरे धीरे बातें होने लगीं। क्या वह बाघ विनाशक सेना है? क्या वह आदमी गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे खतरनाक योद्धा ज्वाला सेनापति है? वह ध्रुव के सामने क्यों झुका है? यह सब क्या हो रहा है? क्या वह ध्रुव का भाई है जिसे वह ढूंढ रहा था? झिंगी भी इस दृश्य को देखकर चौंक गई। उसने धीरे से कहा, क्या यह वही भाई है जिसे ध्रुव ढूंढ रहा था? ध्रुव का भाई गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे खतरनाक योद्धा है? यह कितना अद्भुत है। छोटू ने धातु जैसे आदमी के बालों को हल्के से सहलाया। उसके दिल में भी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। तीनों भाइयों में ध्रुव शौर्य सबसे चालाक और मुश्किलों से निपटने वाला था, इसलिए छोटू को उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। लेकिन निंजा के लिए छोटू हमेशा परेशान रहता था। निंजा सीधा सादा और भोला था। अधिकतर फैसले छोटू और ध्रुव शौर्य ही करते थे। निंजा सिर्फ वही करता था जो उसे बताया जाता था। दैत्य इलाके की अशांति को देखते हुए छोटू को डर था कि निंजा किसी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन अब उसे अपने सामने सुरक्षित देखकर छोटू का दिल हल्का हो गया। अच्छा है कि तू जिंदा है, छोटू ने उसकी लाल नम आंखों में देखते हुए कहा और मुस्कुराया। अब उठ जा, इस तरह झुकना तुझे शोभा नहीं देता। निंजा ने सिर हिलाया। उसके चेहरे की कुछ चोटें उसे और भी खतरनाक और भयानक दिखा रही थीं, लेकिन छोटू की निगाहों के सामने उसका वही पुराना सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाई दी जो बहुत समय से गायब थी। निंजा के खड़े होने के बाद छोटू ने उसे ध्यान से देखा। वर्तमान का निंजा पहले से कहीं अधिक ताकतवर लग रहा था। ये साफ दिख रहा था कि उसने बहुत कुछ सहा है। उसके शरीर पर गहरी और आपस में उलझी हुई चोटों के निशान थे जो छोटू के दिल को तकलीफ दे रहे थे, और उसने कहा, तुझे काफी चोटें आई हैं। इन सालों में तेरे लिए सब कुछ बहुत कठिन रहा होगा। फिर भी छोटू समझता था कि निंजा को खुद दुनिया में अकेले भटकने देना जरूरी था ताकि वह खुद को निखार सके। निंजा एक खतरनाक बाघ था, न कि कोई पालतू बिल्ली जो हमेशा छोटू और ध्रुव शौर्य के पीछे चलती रहती। निंजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, मैं आपको पिछले साल की सारी घटनाएं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ निपटाना है। छोटू ने मंशा की ओर देखा, जिसका चेहरा अचानक सख्त हो गया था। छोटू ने हल्का सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब निंजा जो भी करे उसमें छोटू को दखल देने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही निंजा पीछे मुड़ा, वहां मौजूद हर किसी ने महसूस किया कि उसके शरीर से क्रूरता का वह भयंकर प्रवाह जो पहले दबा हुआ लग रहा था, अब अचानक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा। इस पल वह फिर से गहरी बिजली पहाड़ी का सबसे खतरनाक योद्धा बन गया था, बाघ विनाशक सेना का नंबर 1 सेनापति। निंजा के पीछे मुड़ते ही उसकी लाल आंखें सीधे मंशा के सख्त चेहरे पर टिक गईं। मंशा का शरीर अनायास कांप उठा। उन बाघ जैसी आंखों में छिपी क्रूरता ने उसे डर से भर दिया। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई निंजा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इस ध्रुव भाई के जानकार हैं। इस पर निंजा ने कहा,
मैंने पहले ही किसी को यह संदेश देने के लिए भेजा था कि ध्रुव भाई को कोई हाथ न लगाए, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। निंजा ने कदम बढ़ाया और मंशा की ओर बढ़ा। उसके पीछे अंधेरे लाल रंग की रोशनी इकट्ठा होने लगी, जिसने एक खूनी बाघ का आकार ले लिया जो आकाश की ओर दहाड़ रहा था। यह दृश्य बेहद खतरनाक था। मंशा का चेहरा तेजी से बदल गया। उसे पता था कि निंजा ने सचमुच संदेश भेजा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था। ज्वाला सेनापति, यह गलत फहमी है। अगर मुझे आपके संबंध के बारे में पहले पता होता तो मैं यहां कभी नहीं आता। मंशा ने जल्दी से सफाई दी और मुस्कुराया। हालांकि वह भी गहरी बिजली पहाड़ी के 9 महान योद्धाओं में से एक था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि निंजा को नाराज करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। निंजा मंशा के सामने रुका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी है ना? लेकिन फिर भी तुझे मरना ही होगा। उसकी भयानक सफेद दांतों वाली मुस्कान किसी को भी झकझोर सकती थी। निंजा के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी जो तुरंत खतरनाक हो गई। उसने अपनी बड़ी मुट्ठी भींची और एक जोरदार मुक्का मारा। उसके चारों ओर इकट्ठा हो रही रक्तिम रोशनी ने एक विशाल बाघ का रूप ले लिया, जिसने भयंकर उग्रता के साथ मंशा की ओर हमला किया। मंशा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसके शरीर से जबरदस्त शक्ति फूटी और उसने एक विशाल पीली दीवार का निर्माण किया। विशाल मुट्ठी निर्दयता से नीचे गिरी और दीवार चकनाचूर हो गई। पत्थरों के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और मंशा बड़ी मुश्किल से पीछे हटा। उसके शरीर पर पीले प्रकाश के चिन्ह उभरे जो एक कठोर परत की तरह दिखाई दे रहे थे, मानो असली कठोर कवच। तभी मंशा ने गुस्से से चिल्लाया, ज्वाला सेनापति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की? राजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। मंशा के ढांप के चेहरे डर से बदल गए जब उन्होंने उसे हमला सहते देखा, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते उन्होंने अचानक एक भयंकर आभा महसूस की जो उनके पास आकर टकराई। वे जल्दी से ऊपर देखने लगे और देखा कि काले सैन्य दल की अंधेरे लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। उनकी उन निगाहों से साफ था कि अगर वे एक कदम भी आगे बढ़ते तो नरसंहार उनका इंतजार कर रहा था। बाघ विनाशक सेना केवल मारने का तरीका जानती थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई गहरी बिजली पहाड़ी का है। उनकी नजरों में केवल निंजा का अस्तित्व था। न तो गहरी बिजली पहाड़ी के सेनापति और न ही कोई और उनके लिए मायने रखता था, क्योंकि यह सेना सेनापति निंजा ने खुद बनाई थी। मंशा की गुस्साई चीख पर निंजा के कदम क्षण भर के लिए रुके। मंशा को लगा कि उसकी चेतावनी असर कर गई है, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, उसने निंजा की बाघ जैसी लाल आंखों में खतरनाक क्रूरता को तेजी से बढ़ते हुए देखा। मंशा का दिल बेचैन हो उठा। उसने देखा कि निंजा का शरीर अचानक धुंधला हो गया। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया और वह तेजी से पीछे हटने लगा। एक परछाई भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। इससे पहले कि उसका डर चेहरे पर पूरी तरह उभर पाता, एक विशाल काला बाघ का पंजा हवा चीरते हुए आया और उसकी बांह को पकड़ लिया। इसके बाद निंजा ने उसे जोर से खींचा और पास की पहाड़ी की दीवार पर पूरी ताकत से पटक दिया। पहाड़ टूट गया। सभी ने ठंडी सांस ली जब उन्होंने देखा कि निंजा ने मंशा को चारों ओर इतनी बेरहमी से पटका कि वहां गहरे गड्ढे बन गए और चट्टानों की दीवारों पर बड़े बड़े निशान उभर आए। यह असली क्रूरता थी। मंशा, जिसकी शक्ति महाप्राण रैंक चरम के करीब थी, निंजा के सामने पलटवार भी नहीं कर पाया। छोटू ने यह सब देखकर आश्चर्य से भरी नजरों से निंजा को देखा। निंजा की ताकत चरम के महाप्राण रैंक की होनी चाहिए थी, लेकिन छोटू ने निंजा के शरीर से एक रहस्यमय शक्ति की लहर महसूस की। ऐसा लगता था कि पिछले साल में निंजा को कोई विशेष खजाना मिला था, अन्यथा उसकी शक्ति छोटू को भी पार नहीं कर सकती थी। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। सबने देखा कि निंजा एक शरीर को, जो शायद मृत था, घसीटते हुए बाहर आया। उसने उस शरीर को लापरवाही से धातु पहाड़ी सेना की ओर फेंक दिया, मानो कचरा हो। निंजा की बाघ जैसी लाल आंखें उन सेना को देखते हुए उसकी कर्कश आवाज में गूंज उठीं, भाग जाओ।
वे सेना जो पहले दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। गहरी बिजली पहाड़ी के नंबर एक खतरनाक योद्धा के सामने उनका साहस जवाब दे गया। कुछ ही मिनटों में जगह खाली हो गई। इसके बाद निंजा ने कगान की ओर देखा, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने हंसते हुए कहा, अब तक क्यों खड़ा है? नौपूछ कबीले मेरी सुरक्षा में है। अगर तुम्हारी 100 जानवर पहाड़ी के लोग फिर से यहां कर वसूलने आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। कगान का चेहरा और अधिक बिगड़ गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन निंजा की खतरनाक आंखें और मंशा की हालत देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। उसने अपने बल्ले को थपथपाया और अपने समूह के साथ वहां से भाग गया। बुजुर्ग शिया और उनके साथियों ने कबीले के बाहर का वह इलाका देखा जो कुछ ही समय में पूरी तरह खाली हो गया था। फिर उन्होंने निंजा को देखा, जो अब फिर से सरल और ईमानदार लग रहा था और छोटू की ओर बढ़ रहा था। उनके दिलों में छिपा हुआ झटका वे केवल चुपचाप सहन कर रहे थे। गहरी बिजली पहाड़ी का नंबर एक खतरनाक योद्धा होने का खिताब सच में सही था। बुजुर्ग शिया और नौपूछ कबीले के अन्य लोग एक इमारत के नीचे खड़े थे। उनकी नजरें कभी कभी दूसरी मंजिल की ओर उठतीं, जहां 2 अलग अलग आकार की आकृतियां हल्की सी दिखाई दे रही थीं। बुजुर्ग शिया की नजरें उस धातु के टावर जैसे विशाल शरीर पर रुकीं। इसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें वहां से हटा लीं। उन्होंने नौपूछ कबीले के बाहर देखा, जहां एक बेहद शांत सेना सोते हुए बाघ की तरह विश्राम कर रही थी। हालांकि उस सेना ने कोई दुश्मनी नहीं दिखाई, लेकिन उसकी भयंकर आभा ने नौपूछ कबीले के सदस्यों पर एक भारी दबाव डाल दिया। तभी नौपूछ कबीले के एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, यह तो हमने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वह गहरी बिजली पहाड़ी का नंबर एक खतरनाक योद्धा निकलेगा। आज की घटनाएं वाकई उतार चढ़ाव से भरी थीं। पहले तो उन्हें लगा कि उनका नौपूछ कबीले बड़े खतरे का सामना करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से निंजा के अचानक प्रकट होने ने कगान और मंशा को डरा दिया। इसके अलावा निंजा के अंतिम शब्दों ने स्पष्ट किया कि वह नौपूछ कबीले की रक्षा करने का इरादा रखता है। अब कोई भी अगर नौपूछ कबीले को निशाना बनाने की सोचता तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। इस पर बुजुर्ग शिया मुस्कुराई और बोली, यह ध्रुव वास्तव में हमारे नौपूछ कबीले के लिए एक आशीर्वाद है। निंजा की गहरी बिजली पहाड़ी में बेहद मजबूत प्रतिष्ठा थी। उसके इन शब्दों के बाद शायद ही कोई उसे नाराज करने का जोखिम उठाता। सच कहां, यह सेनापति निंजा वाकई बहुत ताकतवर हैं। पास खड़ी झिंगी ने भी अपनी छोटी गर्दन बढ़ाई। उसने दूसरी मंजिल पर दिखाई दे रही उन 2 आकृतियों की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि लीडर छोटू के 2 भाई हैं। एक यह सेनापति निंजा हैं और दूसरे मार्कस के एक महान योद्धा हैं। बुजुर्ग शिया और उनके समूह के चेहरे फिर से बदल गए और उन्होंने कहा, मार्कस का योद्धा, वह तो दैत्य इलाके के 4 सबसे बड़े दलों में गिना जाता था। छोटू के ये दोनों भाई वाकई उतने ही अद्भुत थे जितने कि वह। बुजुर्ग शिया ने झिंगी के सिर पर हाथ फेरा। कुछ देर बाद उन्होंने इमारत में मौजूद आकृतियों की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी भावना झलक गई। फिर निंजा ने जमीन पर बैठते हुए पिछले साल की अपनी घटनाएं सुनाई। उस समय आयामी रास्ते को मिराज दल के 3 लीडरों ने बाधित कर दिया था। उसके बाद मैं इस जानवर युद्ध मैदान में पहुंचा। उस समय मैं घायल था और ठीक होने में मुझे 1 महीने का समय लगा। इसके बाद मैंने कुछ समय तक इस जानवर युद्ध मैदान में घूम घूम कर समय बिताया। एक बार की यात्रा के दौरान मैं एक इंद्रजीत रैंक के योद्धा की गुफा में पहुंचा। वह योद्धा भी मेरी जाति के खून से संबंधित था और मैंने वहां से उसका मूल खून प्राप्त किया। एल छोटू को यह सुनकर एकदम समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि निंजा की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी। उसने वाकई इंद्रजीत रैंक के योद्धा का मूल खून प्राप्त किया था, और चूंकि निंजा का शरीर पहले से ही एक अनोखी संरचना का था, वह इस प्रकार के रक्त की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करने में सक्षम था। फिर निंजा ने अपने होंठ दबाए और थोड़े गुस्से से कहा, हालांकि मैं उस मूल खून को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं उसे ले रहा था तो अन्य लोगों ने भी उसे खोज लिया था। वह व्यक्ति गहरी बिजली पहाड़ी का जनाब झगड़ा है। छोटू हैरान रह गया।
उसकी आंखें तुरंत संकीर्ण हो गईं। उसके पास भी बाघ जाति का खून है और वह इस जाति की 3 बड़ी जनजातियों में से एक काला बाघ जनजाति से है। उसकी ताकत बेहद ज्यादा है। इस वजह से मुझे उस प्राप्त मूल खून का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करना पड़ा। फिर छोटू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या वाकई वह इस तरह से आसानी से मान गया था? हालांकि उसने गहरी बिजली पहाड़ी के इस जनाब से मुलाकात नहीं की थी, पर यह तय था कि वह व्यक्ति इतना आसान नहीं होगा। आखिर इस जानवर युद्ध मैदान में इस स्तर का प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए उसे किसी न किसी छल का सहारा लेना ही पड़ा होगा। फिर भी उसने सिर्फ आधा मूल खून लिया। शायद उस समय निंजा के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं थी। निंजा ठंडे स्वर में हंसा और कहा, हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन मेरी काया बदल चुकी है। उस समय मैंने पहले ही मूल खून की विरासत को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। अगर वह इसे छीनने की कोशिश करता और मैं अपनी जान दांव पर लगाकर उससे लड़ता, तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। थोड़ी चर्चा के बाद हमने इसे आपस में बांटने का निर्णय लिया। तो फिर तुम गहरी बिजली पहाड़ पर क्यों हो और उसके सबसे बड़े सेनापति कैसे बन गए? छोटू ने पूछा। यह मामला थोड़ा जटिल लग रहा था। इस पर निंजा ने बताया, वह व्यक्ति मुझे इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता था, और उस समय मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वहीं रहना चुना। बाद में मैंने स्वतंत्र रूप से एक समूह को खोजा जिसमें सभी के पास बाघ कबीले की कुछ रक्त रेखा थी। फिर मैंने अपनी मूल खून की विरासत का कुछ हिस्सा उनके साथ साझा किया और उन्हें युद्ध के लिए नेतृत्व करना शुरू किया। छोटू की आंखों में चमक आई और उसने तेजी से सिर हिलाया और कहा, तो यही है वो बाघ विनाशक सेना, है ना? ये सेना बुरी नहीं है, इसकी लड़ाई की ताकत मजबूत है। इस पर निंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, इन लोगों ने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। वे मुझसे पूरी तरह वफादार भी हैं। मैंने उन्हें उस स्थिति से उठाया जहां हर कोई उन्हें अपमानित कर सकता था। इसलिए यहां तक कि गहरी बिजली पहाड़ का दैत्य जनाब जागरा भी उन्हें चाहता है। दुर्भाग्य से वे केवल मेरे आदेश ही मानते हैं। इस पर छोटू ने कहा, चूंकि तुम्हारे पास ये बाघ विनाशक सेना है, तो संभव है कि तुम गहरी बिजली पहाड़ से जाने के योग्य भी हो। अगर तुम रुके रहे तो जगरा तुम्हारी मूल खून की विरासत और तुम्हारी सेना पर कब्जा करना जारी रखेगा। चला जाना चाहिए, लेकिन मैं खाली हाथ क्यों जाऊं? निंजा ने छोटू की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ चालाक लग रही थी। छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने भौहें उठाईं और उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम भी झगड़ा से मूल खून की बाकी विरासत लेने की योजना बना रहे हो। फिर निंजा ने कहा, यह मूल रूप से मेरी थी। मैं उसे ऐसा लाभ कैसे लेने दे सकता हूं? मैंने पूरे 1 साल तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी, उस दिन के आने का इंतजार करने के लिए। जैसे ही मैं मूल खून की बाकी विरासत प्राप्त कर लूंगा, मैं महाप्राण रैंक की पूर्णता तक पहुंच जाऊंगा। निंजा की लाल बाघ जैसी आंखें छोटू पर टिकी थीं। उसके होठों के किनारे पर एक बेहद भयानक और शातिर मुस्कान थी और उसने कहा, भैया, उस समय हम तीनों को मिराज दल के कारण पूर्वी क्षेत्र से भिखारियों की तरह भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय आप और दूसरे भाई ने उन 3 कुत्तों से लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जबकि मैं सिर्फ एक बोझ था। मुझे पता है कि हम एक दिन वापस लौटेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे ताकत चाहिए। अगली बार मैं आपके और दूसरे भाई के पीछे नहीं खड़ा रहूंगा। इसलिए मुझे मूल खून की विरासत हासिल करनी होगी। छोटू ने निंजा की लाल आंखों को देखकर थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, कोई तुम्हें बोझ नहीं समझता। उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह सोच सकता था कि निंजा ने इस जानवर युद्ध मैदान में अकेले कितना कष्ट सहा होगा। जिन खतरों का सामना निंजा ने किया था, वे किसी भी तरह से उसके दैत्यों के सागर में अनुभवों से कम नहीं थे। चूंकि छोटू ने उसे आखिरकार ढूंढ लिया था, वह निश्चित रूप से निंजा की मदद करेगा, क्योंकि वे भाई थे। फिर छोटू ने पूछा, ये दैत्य जनाब जागरा कितना शक्तिशाली है? क्या वह इंद्रजीत रैंक तक पहुंच चुका है? इस पर निंजा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, उसे केवल महाप्राण रैंक की पूर्णता का शिखर माना जा सकता है। हालांकि वह इंद्रजीत रैंक से केवल 1 कदम दूर है, लेकिन उसे इंद्रजीत रैंक का योद्धा नहीं माना जा सकता। छोटू ने सिर हिलाया।
अगर ऐसा था तो मामला वाकई काफी आसान था। आखिरकार इंद्रजीत रैंक और महाप्राण रैंक की पूर्णता के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। फिर छोटू ने फिर पूछा, जगरा के तहत तुम्हारे अलावा 8 और सेनापति होंगे, है ना? उनकी ताकत मंशा के समान होगी, है ना? अगर जागरा से निपटना था तो ये 8 योद्धा बड़ी समस्या बन सकते थे। इस पर निंजा ने कहा, हाँ, लेकिन भैया, आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि वे हमारी तरफ ही आ जाएं। निंजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बाजू ऊपर की, जिससे एक गहरे काले रंग की सील दिखाई दी। यह सील ऐसे लग रही थी जैसे उसकी मांसपेशियों में गहराई तक ढंसी हो और धीरे धीरे हिल रही हो। छोटू ने सील को देखा। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुईं और जल्द ही ठंडी हो गईं, और उसने कहा, क्या ये जगरा ने तुम पर लगाई है? उसकी नजरें बेहद तेज थीं। एक झलक में उसने पहचान लिया कि यह सील निंजा के शरीर में गहराई तक समाई हुई थी और इसे लगाने वाला मात्र एक विचार से निंजा को खत्म कर सकता था। इस पर निंजा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यह गहरी काली सील है। झगड़ा बहुत सतर्क है। उसने यह सील अपने अधीन सभी 9 सेनापतियों पर लगाई है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। इसकी मदद से वह हमें काबू करता है। यह सुनकर छोटू की आंखों में अंधेरा सा छा गया। हालांकि दैत्यों का सागर खतरों से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने उस पर इस तरह की चीज लगाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर निंजा ने बदले की भावना के साथ कहा, लेकिन ये उसकी यही सतर्कता है जिसने मुझे मौका दिया, वरना बाकी बड़े सेनापति मन ही मन मेरा साथ नहीं देते। पिछले 1 साल में मैंने 8 में से 5 सेनापतियों को जगरा के खिलाफ विद्रोह के लिए मना लिया है। सही मौका आते ही हम एक साथ हमला करेंगे और जगरा को खत्म कर देंगे। इस बार छोटू हैरान रह गया। उसने इस ताकतवर विशाल व्यक्ति को देखा और हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि निंजा पिछले 1 साल में पूरी तरह बदल गया था। कौन सोच सकता था कि पहले इतना सरल और ईमानदार दिखने वाला यह व्यक्ति अब चालाकी से भरा हुआ है। अगर जगरा को यह पता चले कि उसके सेनापति चुपचाप निंजा के साथ मिलकर उसके खिलाफ हो गए हैं, तो क्या वह पछताएगा कि उसने निंजा को गहरी बिजली पहाड़ में रखा? फिर निंजा ने कहा, मूल रूप से मेरी योजना थी कि गहरी बिजली पहाड़ के वार्षिक सभा में कुछ करूं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इस समय भैया से मुलाकात हो जाएगी। आपके साथ हमारी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। हालांकि छोटू अभी शुरुआती महाप्राण रैंक पर था, निंजा अच्छी तरह जानता था कि उसकी असली लड़ने की ताकत उसके रैंक पर आंकी नहीं जा सकती। फिर छोटू ने निंजा के हाथ पर लगी मुहर को देखा। यह चीज साफ तौर पर समय बम की तरह थी और उसने बाकी सेनापतियों को डर के जरिए बांध रखा था। फिर निंजा ने कहा, मेरा शरीर ठीक है, मेरी काया बदली हुई है। पिछले 1 साल में मैंने इस सील को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है, इसलिए इसका मुझ पर अब कोई असर नहीं है, लेकिन बाकी 5 लोग अपनी सीलों को लेकर बहुत चिंतित हैं। फिर छोटू ने कहा, मुझे इसे देखने दो। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया और निंजा की बाजू पर लगी सील को छुआ। उसकी उंगलियों से काले प्रकाश की किरणें निकलकर निंजा के शरीर में समा गईं। निंजा ने छोटू को रोका नहीं, बल्कि उसे अंदर प्रवेश करने दिया। निंजा को छोटू पर बिना शर्त भरोसा था। यह जांच कुछ समय तक चली। फिर छोटू ने अपना हाथ खींच लिया। उसने थोड़ा सोचा और हल्की हंसी के साथ कहा, अगर यह सील है तो मैं इसे हटा सकता हूं। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। निंजा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी जब उसने ये शब्द सुने। छोटू मुस्कुराया और सिर हिलाकर हामी भरी। आखिरकार उसके पास विनाशक प्राचीन निशान था। हालांकि यह सील शरीर के अंदर गहराई तक समा चुकी थी और इसे हटाना आसान नहीं था, लेकिन यह उसके लिए असंभव भी नहीं था। निंजा ने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा, तो फिर यही करेंगे। जैसे ही हम उन 5 लोगों के शरीर से यह सील तोड़ देंगे, वे जरूर जगरा के खिलाफ हमारे साथ हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से इस सील के कारण उनमें जागरा के प्रति गहरी नफरत है। फिर छोटू ने पूछा, क्या तुम आधे महीने बाद कदम उठाने की योजना बना रहे हो? हां। निंजा ने सिर हिलाया और उसकी बाघ जैसी आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमकी और उसने कहा, मुझे पता है कि अगर मैंने इस बार कुछ नहीं किया
तो भी जगरा शायद ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा। वह बहुत लंबे समय से महाप्राण रैंक की पूर्णता पर अटका हुआ है। इस बाधा को पार करने का उसका एकमात्र तरीका मेरे शरीर में मौजूद मूल खून का दूसरा हिस्सा पाना है। मेरे अनुमान के मुताबिक उसने पिछले साल में अपने पास मौजूद आधे हिस्से को लगभग पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है। छोटू ने अपने होंठ सिकोड़े। लगता है वह सही समय पर आ गया था। अगर वह थोड़ा और देर से आता तो यह कहना मुश्किल था कि निंजा और जागरा के बीच कौन जीतता। इसने छोटू को थोड़ी राहत दी। जब निंजा सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था तो बड़े भाई के रूप में उसका फर्ज था कि वह उसके साथ खड़ा रहे और उस भयंकर तूफान में उसका सहारा बने। निंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चुपचाप सब कुछ तैयार कर लूंगा। उस समय आप और मैं गहरी बिजली पहाड़ जाएंगे और उस शख्स का खात्मा कर देंगे। हम भाइयों के साथ मिलकर लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दैत्य जनाब है या कोई और। उसके लिए मौत के अलावा और कोई अंजाम नहीं होगा। निंजा के अंदर पहले से ही जगरा के प्रति हत्या की भावना भरी हुई थी। अगर निंजा ने अपनी चालाकी न दिखाई होती तो पिछले 1 साल में जगरा उसे अनगिनत बार मार चुका होता। इसके बावजूद उसे सहना पड़ा और अपनी ताकत का इस्तेमाल जागरा के लिए लड़ने में करना पड़ा। अब आखिरकार उसके गुस्से को बाहर निकलने का समय आ गया था। छोटू ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत पूछा, क्या इतने समय दैत्य इलाके में रहने के बाद तुमने ध्रुव भैया से संपर्क किया है? इस पर निंजा ने सिर खुजाते हुए कहा, दूसरे भाई, मुझे दैत्य इलाके के गहरे हिस्से में जाकर उसे ढूंढने का समय ही नहीं मिला। दूसरे भाई के स्वभाव को देखते हुए अगर वह ठीक होते तो वह जरूर मुझे दैत्य इलाके में ढूंढते, लेकिन इतने समय तक उसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वह किसी मुश्किल में पड़ गए होंगे। वह शैतान नगर में सबसे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके लिए इस दुनिया में अपने शक्तियों को प्रज्वलित करना आसान नहीं है और इससे उबरना भी मुश्किल है। हालांकि इसके अलावा भी निंजा के अपने विचार थे। वह समझता था कि अगर वह गहरे हिस्से में मेन जाकर ध्रुव शौर्य से मिलता तो उसे दैत्य इलाके में रहने का अनुभव कहीं ज्यादा आरामदायक हो सकता था। लेकिन यही तो वह नहीं चाहता था। वह अपनी ताकत के बल पर मजबूत बनना चाहता था, न कि छोटू और ध्रुव शौर्य की छत्रछाया में रहना। इसीलिए उसने पिछले 1 साल में ध्रुव शौर्य को खोजने के बजाय अकेले ही जानवर युद्ध मैदान में रहना चुना। भले ही यह जगह खतरों से भरी हुई थी, उसने कभी हार नहीं मानी। छोटू ने थोड़ी चिंता से भौहें सिकोड़ी। लगता था कि इस बार ध्रुव शौर्य की चोटें वाकई गंभीर थीं। फिर निंजा ने पूछा, भैया, क्या आपके पास दूसरे भाई से संपर्क करने का कोई तरीका है? छोटू ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रगड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद जैसे उसे कुछ याद आया, उसने हाथ बंद किया और एक बेहद धीमी रोशनी प्रकट हुई। फिर छोटू ने कहा, यह वो आत्माई निशान है जो ध्रुव शौर्य ने मुझे उस समय दिया था जब वह तुम्हें लेकर यावर दल से चला गया था। लेकिन इतने लंबे समय के बाद यह अब लगभग टूटने की कगार पर है। मुझे नहीं पता कि यह संदेश भेज पाएगा या नहीं। मैं केवल कोशिश कर सकता हूं। छोटू ने अपनी उंगली से एक काली रोशनी छोड़ी जो उस उपकरण में समा गई। इसके बाद वह रोशनी तेजी से कांपने लगी। थोड़ी देर बाद यह एक धमाके के साथ टूट गई। हालांकि उसके टूटने के बाद स्थान पर हल्के से तरंगें उठीं और कुछ संदेश बाहर भेजा गया। यही इसकी सीमा थी। ध्रुव शौर्य तक संदेश पहुंचेगा या नहीं, यह अब किस्मत पर निर्भर है। छोटू ने कंधे उचकाए और हल्की लाचारी महसूस की। आखिरकार इतने लंबे समय से इस उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था। ध्रुव शौर्य द्वारा छोड़ी गई छाप भी धीरे धीरे धुंधली हो चुकी थी। निंजा मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, बड़े भैया और मैं यहां का मामला निपटा लेंगे। अगर दूसरा भाई नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मार्कस की पहचान सामने आ गई तो चीजें उतनी मजेदार नहीं रहेंगी। इस पर छोटू भी मुस्कुराया। मार्कस की पहचान का इस दैत्य इलाके में वाकई बड़ा प्रभाव था। फिर निंजा ने पूछा, क्या आप अस्थायी रूप से नौपूछ कबीले में ही रुकेंगे? आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलते? छोटू ने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं गहरी बिजली पहाड़ी की स्थिति से परिचित नहीं हूं और ये मामले तुम्हारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब समय आएगा
तो मैं तुम्हारे साथ गहरी बिजली पहाड़ी चलूंगा। निंजा ने यह सुनकर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर जगरा को पता चलता कि छोटू उसके साथ चला गया है तो वह शायद मामले की जांच करता और सतर्क हो जाता। यह उनके योजनाओं के लिए सही नहीं होता। फिर निंजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, यह भी ठीक है कि आप यहीं रुकें, लेकिन बड़े भैया ध्यान रखें कि भले ही वर्तमान में 9 पूछ कबीला कमजोर हो, लेकिन वे साधारण नहीं है। हाँ, मुझे पता है। छोटू हल्का मुस्कुराया। अतीत में 9 पूछ कबीला 4 महान कबीले के बराबर शक्तिशाली था। भले ही वे वर्तमान में कमजोर हैं, लेकिन वे साधारण नहीं हैं। मैं आधे महीने बाद आपसे फिर मिलूंगा। निंजा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह समझता था कि छोटू उससे भी ज्यादा सतर्क था। कई चीजें निंजा को केवल इशारे में समझानी होती थीं और छोटू उन्हें तुरंत समझ जाता था। निंजा खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर दबाव पैदा कर रहा था। छोटू ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं उस दैत्य जनाब से मिलने का इंतजार कर रहा हूं जिसने तुम पर यह सील लगाई है। निंजा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी तीव्र थी कि वह एक आदमखोर बाघ की तरह लग रहा था। एक पूरे साल तक सहने के बाद अब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। इससे उसके शरीर में खून उबाल खाने लगा। फिर निंजा ने कहा, चिंता मत करो बड़े भैया, उस समय हम उसे उसके कर्मों का पूरा हिसाब चुकवाएंगे। जब छोटू और निंजा एक साथ इमारत से बाहर निकले तो बाहर का पहले से शोरगुल वाला माहौल अचानक काफी शांत हो गया। 9 पूछ कबीले की लड़कियां छोटे छोटे समूहों में सिमट गईं। जो लड़कियां आमतौर पर छोटू का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत करती थीं, वे इस समय उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकीं। इसका कारण था छोटू के बगल में खड़ा धातु के मीनार जैसा आदमी। बुजुर्ग शिया जल्दी से आगे आईं। उन्होंने निंजा की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोलीं, श्रीमान सेनापति निंजा। फिर निंजा ने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, मुखिया शिया, आप बहुत विनम्र हैं। ये आपके 9 पूछ कबीले की ही बदौलत है कि बड़े भैया यहां पहुंचे और मुझसे मिले। मुझे आप सभी का धन्यवाद करना चाहिए। आसपास के लोग जिन्होंने गहरी बिजली पहाड़ी के इस नंबर 1 सेनापति की कहानियां सुनी थीं, उसकी बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन सोच सकता था कि वह व्यक्ति जो अपने क्रूर स्वभाव और हत्याओं के लिए कुख्यात था, किसी का धन्यवाद भी कर सकता है। फिर निंजा ने आगे कहा, भविष्य में अगर आपके 9 पूछ कबीले को कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें। इसके अलावा आपको वार्षिक कर चुकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए धन्यवाद महानुभाव, बुजुर्ग शिया ने खुशी से कहा। हर साल चुकाने वाला कर उनके लिए काफी बड़ा बोझ था। इससे छुटकारा पाना निश्चित रूप से उनके लिए बेहद खुशी की बात थी। निंजा ने हाथ हिलाया। उसने छोटू की ओर मुड़कर कहा, बड़े भैया, मैं अब लौट रहा हूं। ठीक है, सावधान रहना। निंजा ने सिर हिलाया और बिना देर किए उसका शरीर तेजी से 9 पूछ कबीले से बाहर निकला और अपनी सेना के पास पहुंचा। इस सेना की उपस्थिति ने कबीले को बेचैन कर दिया था। सेना से एक भयंकर आक्रामक आभा निकल रही थी, जैसे कोई जागा हुआ क्रूर बाघ। निंजा सेना के बीच उतरा। उसने गंभीर स्वर में चिल्लाया और सेना एक मशीन की तरह चल पड़ी। जैसे ही जमीन कांपने लगी, एक काली धारा एक बवंडर की तरह तेजी से दूर निकल गई, साथ में एक आभा जो जमीन और आसमान को ढकती प्रतीत हो रही थी। छोटू ने उस काली धारा की ओर देखा जो क्षितिज में गायब हो गई थी और संतोष के साथ हल्के से सिर हिलाया। शायद यह निंजा द्वारा अपनी सेना को अपने विरासत खून का कुछ हिस्सा देने के कारण था, जिससे उनकी आभा पूरी तरह से संगठित हो गई थी। वह अनुभव ऐसा था जैसे एक बाघ राजा अपनी क्रूर बाघों की सेना का नेतृत्व कर रहा हो। ऐसा एहसास जैसे कोई व्यक्ति दुनिया को नीचे देखते हुए गर्व से खड़ा हो। अगर छोटू को इस निंजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती जो अपनी सेना को नियंत्रित करता है, तो शायद उसे अपनी सभी तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद बहुत बढ़त हासिल करना मुश्किल होता। निंजा और उसकी सेना के चले जाने के बाद जो काले बादल क्षेत्र को ढक रहे थे, वे भी छंट गए। 9 पूछ कबीले की लड़कियां छोटू की ओर दौड़ पड़ीं। उनकी चहचहाती आवाजें आकर्षण से भरी हुई थीं। लीडर ध्रुव, क्या सेनापति निंजा वाकई आपके भाई हैं? ये कितना अद्भुत है। हे, लीडर ध्रुव भी बेहद शक्तिशाली हैं। बुजुर्ग शिया ने छोटू की ओर देखा।
जो असहायता से मुस्कुरा रहा था और कई लड़कियों से घिरा हुआ था। वह मुस्कुराई और धीरे से अपने पास खड़ी झिंगी के छोटे सिर को सहलाया। इसके बाद उन्होंने हल्के से सांस ली और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? क्या ध्रुव सफल होगा निंजा की अमानत उसे वापस दिलाने में? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी सबसे पहले सुनने के लिए स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।